हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब कभी भी मौसम बदलता है तो हमारा शरीर भी उसी के हिसाब से बदलता है। मौसम के हिसाब से जब शरीर अपने आप को ढाल लेता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब मौसम कैसे बदल गया। लेकिन जब हमारा शरीर उस बदले हुए मौसम के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट नहीं करता तो हमको मौसमी बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, छींक आना, गले में खराश होना, कफ होना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम 4-5 दिन में सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 4-5 दिन से ज्यादा चले तो हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हम बड़े हैं, हम एडल्ट हैं, हम अपनी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेकिन अगर यही मौसम का असर हमारे छोटे बच्चों के ऊपर देखने को मिले तो वो शायद अपनी प्रॉब्लम आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो हमें समझना पड़ता है। तो अगर बच्चों में इस तरह की सर्दी, एलर्जिक या फिर खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं, क्योंकि उनकी कंडीशन दूसरों की कंडीशन से अलग हो सकती है। एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड इज डिफरेंट। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जो कि बच्चों में होने वाली एलर्जिक खांसी को ठीक करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जब हम बात करते हैं खांसी की, कफिंग की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो केवल एक ही तरीके का कफ नहीं होता, एक ही तरह की खांसी नहीं होती। आपने शायद इसके बारे में पहले की वीडियो में देखा भी होगा, हमने ही अपलोड किया था। तो खांसी के दो मुख्य तरीके दो टाइप होते हैं। पहला होता है ड्राई कफ, दूसरा होता है वेट कफ। ड्राई कफ कहने का मतलब है जब कभी भी कोई ऐसे खांसे लेकिन कोई बाहर फेलगम नहीं निकले, म्यूकस बाहर नहीं निकले, तो इसे हम ड्राई कफ कहते हैं। लेकिन जब हम खांसे और खांसने के बाद कुछ कफ बाहर निकले, फेलगम बाहर निकले, म्यूकस बाहर निकले, तो वो वेट कफ कहलाता है। जनरली जब कभी भी किसी को ड्राई कफ होता है तो गले में खराश होना स्वाभाविक है, क्योंकि बार बार आपको इस तरह से करना पड़ेगा, तो इस वाले हिस्से में थोड़ा सा सूजन, छिलाव जैसा महसूस होता है। कफिंग आपके लंग्स से स्टार्ट हो रहा है। जब आप कफ कर रहे हो तो मुंह से कफिंग नहीं हो रही, वो एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस को, जो कि हमारे म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है गॉबलेट सेल से, इसको लंग्स के मदद से, लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। तो जब हम ऐसा कफ कर रहे हैं तो हमारा चेस्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जब कफ ड्राई है तो अंदर से कुछ फेलगम तो निकलेगा नहीं, तो उसको भी बार बार कफिंग करने से थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। यह हो गया हमारा ड्राई कफ। तो इसको कैसे ठीक करा जाए? इसको ठीक करने के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग मेडिसिन हैं, जो आपके डॉक्टर आपके उस पर्टिकुलर बच्चे की सीवियरिटी, कंडीशन, एज और अलग फैक्टर को देख करके डिसाइड करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन, काफी ज्यादा बिकने वाला सिरप जिसका नाम है टिक्सिलिक्स। ये टिक्सिलिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल एक्सेप्टेड मेडिकल जो मैन्युफैक्चरर है अबॉट फार्मा, इसके द्वारा बनाया जाता है। टिक्सिलिक्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो अलग थे। पूरा का पूरा यूज बिल्कुल सेम था, लेकिन उसका नाम था टिक्सिलिक्स पी। आज हम जिस टिक्सिलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक प्लेन टिक्सिलिक्स है। तो चलिए इस टिक्सिलिक्स के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का काम क्या है, वो कैसे करते हैं काम, इन सब के बारे में आपको बहुत सीधा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, तो सारी बातें मैंने आपको जो भी बताई हैं या बताऊंगा पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ही बता रहा हूं। इसके अंदर दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, डेक्सोमेथोप्रान हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है आपका क्लोरफेनाइरामीन मेलिएट। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके इस कफ सिरप को इफेक्टिव बनाते हैं। अब इन दोनों का अपना अपना तो काम होगा। अगर दो चीजें साथ में ऐड की गई हैं तो डेफिनेटली उनके पीछे का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। एक ड्रग अपना एक महत्वपूर्ण काम कर रहा होगा, दूसरा ड्रग दूसरे के सपोर्ट कर रहा होगा। पहला जो ड्रग है हमारा डेक्स्ट्रोमेथोप्रान, ये एक ऐसा ड्रग है जो हमें जो स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से कफ की प्रॉब्लम हो रही है, वह आपके कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड, वो उसको बढ़ाने का काम करता है। ये ड्रग ऐसे काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर मैं थोड़ा सा स्टिमुलस मेरे कफ में, गले में आ रहा है, तो थोड़े से स्टिमुलस की वजह से मैं खांसने लगता हूं, तो इसको आपका जो ड्रग है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट कफ सेंटर को थोड़ा थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है, जिससे हम उस थोड़े से स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में कफिंग करना अब शुरू नहीं करते हैं। कफिंग करने के लिए थोड़ी ज्यादा स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी। सरल भाषा में कहूं तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, इस रेस्पेक्टिव जो सब्सटेंस है, स्टिमुलस है, उसके रेस्पेक्ट में इसे बढ़ा देता है। थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं एग्जांपल से कि अगर किसी ने मुझे पिंच किया तो मुझे उसको दर्द हुआ, थोड़े से पिंच में ही दर्द हुआ।
अब अगर मैंने कुछ ऐसा क्रीम यहां पे लगा दिया जिसकी वजह से मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो गई और सहने की क्षमता मेरी थोड़ी सी बढ़ गई, तो अब अगर कोई व्यक्ति उतना ही पिंच करेगा तो मुझे पहले जितने ही पिंच पे दर्द हो रहा था उतना पिंच पे अब दर्द नहीं होगा। उतना ही दर्द झेलने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा किसी को पिंच करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं सहूंगा। दैट मींस कि मेरी जो सहने की क्षमता है यहां पे पेन के रिस्पेक्ट में बढ़ गई। वैसे ही कफ के रिस्पेक्ट में जब हम ये रख देते हैं तो कफ सेंटर को वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता है और हम थोड़ा सा कफिंग को बाईपास सप्रेस कर सकते हैं। ये इसकी यही काम करने का तरीका हुआ। दूसरा जो ड्रग है इसमें जो महत्वपूर्ण है वह आपका क्लोरफेनायरामीन मेलिएट। ये एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जिसे हम एंटी एलर्जिक ड्रग कहते हैं। एलर्जी कहने का क्या मतलब है, जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन आ जाता है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हिच कैन एक्टिवेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज सिंपली नोन एज एलर्जन। ये आपके धूल के कण भी हो सकते हैं, कोई फूलों के जो पराग होते हैं वो हो सकते हैं, कोई फ्रूट्स भी हो सकता है, कोई मौसम का चेंज होना भी हो सकता है, या कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो इस एलर्जन की वजह से आपके बच्चे में होने वाली एलर्जी के कारण से नाक में पानी की तरह टप 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 करके टपकना, आंख का लाल होना, बॉडी के चेहरे पे या किसी हाथ पे रैशेस हो जाना, और ये जो कफ आप देख रहे हैं वो भी उसी एलर्जी का एक रीजन है, उसका एक कारण है। तो इनको भी वो सप्रेस करता है। ये कैसे काम करेगा, ये एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो कि हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है, बंद करता है, ब्लॉक करता है। हिस्टामिन मेडिएटर्स है इन्फ्लेमेशन का, इसी की वजह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था थ्रोट में, लंग्स में, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग उस हिस्टामिन के जो एक्शन है उसको बंद करेगा, उसके रिसेप्टर पे जाकर के ब्लॉक कर देगा। होता कैसा है, एग्जांपल के लिए जो मेरे हाथ में उसी को समझाता हूं आपको मैं। मान लेते हैं कि ये हिस्टामिन का रिसेप्टर है और ये हमारा हिस्टामिन है जो कि एलर्जिक रिस्पांस के कारण से स्टार्ट हुआ। जब ये हिस्टामिन निकल करके अपने रेस्पेक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और इससे एलर्जिक रिस्पांस हमको देखने को मिलेगा। हमारा जो ड्रग है यहां पे क्लोरोफेनाइल मेरिएट, ये क्या करता है, इनके बीच में यानी कि रिसेप्टर और हिस्टामिन के बीच में एक उंगली की तरह देखिए ये ब्लॉकिंग का काम करता है। तो अब आकर के ये जो हिस्टामिन है देखिए ढक्कन बंद नहीं हो रहा ना, इस तरह से बंद नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता, तो फिर हमको उसका एलर्जिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया हमारे आज के दो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपके इस टेक्सिलिक्स में रखे हुए हैं, इनके काम करने के तरीके। एक बात और जरा ध्यान में रखिएगा, ये जो सिरप है वो थोड़ा सेडेटिव इन नेचर है। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होने के कारण से सेडेटिव होता है, यानी कि इससे आपके बच्चे को थोड़ा सा ड्राउसीनेस, थोड़ा सा आलसीपना, थोड़ा नींद आ सकती है। तो बहुत सोच समझ करके ड्रग का डोज डिसाइड करिएगा डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही। अपने मन से अगर आप डोज देते हैं किसी और का देखा देखी तो हो सकता है कि आपके बच्चे की उम्र के लिए वो सही नहीं हो, उससे ज्यादा नींद आ जाए। हालांकि नींद आना इससे जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ड्रग का डोज कभी भी एक्सीड ना करें, उतना ही यूज करें जितना आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ड्रग का डोज क्यों नहीं बताता किसी भी वीडियो में, कारण बहुत सिंपल है। मैंने इस वीडियो को बनाया, अब इस वीडियो को देखने वाले कई सारे लोग होंगे, कई सारे पेरेंट्स होंगे। हर एक के बच्चे की उम्र एक जैसी हो ये गारंटी नहीं, हर एक के बच्चे के पीछे का जो प्रॉब्लम है, जो सिवियरिटी है वो उतना ही होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं। किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैंने डोज बता दिया, आपने वही डोज फॉलो किया, दोनों अलग अलग कंडीशन होने के बावजूद, तो फिर प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली आप ही को फेस करनी पड़ेगी, और उस प्रॉब्लम को फेस करना या करवाना मैं नहीं चाहता। अगर कम वाले को ज्यादा डोज समझ में आ गया मेरे अकॉर्डिंगली तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा वाले को कम अगर हो गया तो उसको भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो दोनों केस में आपको ही नुकसान है। इसलिए कभी भी किसी के देखे देखी, किसी के सुने सुनाए डोज डिसाइड ना करें। डॉक्टर आपके बच्चे को एग्जामिन करता है, उसके रेस्पेक्ट में आपको डोज देता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।